ईरान ने खोजी अमेरिकी सैनिकों की लोकेशन। ईरान में बिजली संकट, एसी बंद करने की अपील। तीसरी बार गिरा ईरान का कंट्रोल टावर। बहरीन, कुवैत, कतर में ईरान के हमले जारी। अल उदीद एयरबेस पर ईरान का बड़ा हमला। इजरायली सैनिक निकला ईरान का जासूस। अमेरिका और इजरायल के रिश्तों में पड़ी दरार। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम दुनिया के हालचाल में। चलिए नजर डालते हैं इन बड़ी खबरों पर विस्तार से। फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान ने मोबाइल नेटवर्क की एक पुरानी तकनीकी कमजोरी का फायदा उठाकर मध्य पूर्व में तैनात अमेरिकी सैनिकों और ठेकेदारों की लोकेशन ट्रैक करने की कोशिश की। रिपोर्ट के अनुसार इसके लिए SS7 नेटवर्क प्रोटोकॉल और मोबाइल विज्ञापन तकनीक का इस्तेमाल किया गया। बताया गया है कि SS7 वो सिस्टम है जो 2G और 3G नेटवर्क के बीच कॉल और मैसेज को जोड़ने का काम करता है। साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों के अनुसार इस तकनीक की कुछ कमजोरियों का फायदा उठाकर ये पता लगाया जा सकता है कि कोई मोबाइल फोन किस क्षेत्र में मौजूद है और किस नेटवर्क का उपयोग कर रहा है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इराक, बहरीन और अन्य देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों तथा होटलों में मौजूद लोगों की लोकेशन जानने की कोशिश की गई। इसके अलावा मोबाइल विज्ञापन, ID और रोमिंग डेटा का भी उपयोग किया गया। हालांकि अमेरिकी अधिकारियों ने कहा है कि उन्हें ऐसे खतरों की जानकारी थी और सैनिकों की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाए गए थे। एक अमेरिकी अधिकारी ने यह भी कहा कि डेटा ट्रैकिंग ने किसी सैन्य हमले में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाई। साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि ये मामला ईरान की बढ़ती साइबर जासूसी क्षमताओं की ओर इशारा करता है और भविष्य में डिजिटल सुरक्षा को लेकर नई चिंताएं पैदा कर सकता है। वहीं अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव का असर अब आम नागरिकों तक पहुंचने लगा है। अमेरिकी हमलों के बाद ईरान के दक्षिणी हिस्सों में बिजली व्यवस्था पर दबाव बढ़ गया है। ईरान के ऊर्जा मंत्रालय ने लोगों से अपील की है कि वे बिजली का कम इस्तेमाल करें और खासकर पीक आवर्स के दौरान एयर कंडीशनर बंद रखें। मंत्रालय के अनुसार भीषण गर्मी के कारण बिजली की मांग पहले से ही बहुत अधिक है, जबकि ऊर्जा ढांचे को हुए नुकसान की स्थिति को और कठिन बना दिया गया है। सरकार का कहना है कि दक्षिणी प्रांतों में बिजली आपूर्ति को स्थिर बनाए रखना बड़ी चुनौती बन गई है। इसी वजह से नागरिकों से गैर जरूरी बिजली उपकरणों का उपयोग कम करने और ऊर्जा बचाने का आग्रह किया गया है। वहीं कुवैत ने भी बिजली बचाने की अपील जारी की है। कुवैती अधिकारियों के मुताबिक ईरानी हमले में एक महत्वपूर्ण बिजली और पानी के डिस्टिलेशन प्लांट को नुकसान पहुंचा है। इस कारण प्लांट की कई उत्पादन इकाइयां बंद हो गई हैं, जिससे बिजली और पानी की आपूर्ति प्रभावित हुई है। कुवैत सरकार ने लोगों से एयर कंडीशनर का सीमित उपयोग करने, गैर जरूरी लाइटें बंद रखने और बिजली की खपत कम करने को कहा। दोनों देशों का मानना है कि नागरिकों के सहयोग से ही मौजूदा हालात में ऊर्जा आपूर्ति को सुचारू रखा जा सकता है। वहीं ईरानी सरकारी मीडिया के अनुसार चाबहार बंदरगाह का मैरी टाइम कंट्रोल टावर अमेरिकी हमले के बाद तीसरी बार गिर गया है। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने सोशल मीडिया पर गिरते हुए टावर की तस्वीर शेयर की है और दावा किया है कि ईरान का हॉर्मुज स्ट्रेट पर नियंत्रण नहीं है। वहीं ईरानी मीडिया का यह भी कहना है कि दक्षिणी और पश्चिमी इलाकों में अमेरिकी हमलों के कारण 8 लोगों की मौत हो गई और करीब 20 लोग घायल हुए हैं। कई पुलों और अन्य बुनियादी ढांचों को भी नुकसान पहुंचा है। ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अमेरिका के साथ संघर्ष दोबारा शुरू होने के बाद अब तक कम से कम 38 लोगों की मौत हो चुकी है और 400 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। सरकार ने इन हमलों को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया है। इसी बीच बहरीन और कुवैत ने दावा किया है कि उन्होंने ईरान की ओर से आए कई ड्रोन और मिसाइल हमलों को नाकाम कर दिया। बहरीन की सेना ने कहा कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने कई हवाई हमलों को बीच में ही रोक दिया और नष्ट कर दिया। कुवैत की सेना ने भी बताया कि उसकी वायु रक्षा प्रणाली लगातार ड्रोन और मिसाइलों को रोकने का काम कर रही है। दोनों देशों ने नागरिकों को सतर्क रहने और सुरक्षा एजेंसियों के निर्देशों का पालन करने की सलाह दी है। वहीं ईरान के IRGC ने दावा किया है कि उन्होंने ओमान की खाड़ी में मौजूद अमेरिका के 2 रडार ठिकानों को निशाना बनाकर नष्ट कर दिया है। साथ ही कतर स्थित अमेरिका के अल उदीद एयरबेस पर बड़ा हमला किया है। ईरानी सरकारी समाचार एजेंसी फार्स के अनुसार ये हमला ऑपरेशन नर्स 2 के 15वें चरण के तहत किया गया। IRGC का कहना है कि ये कार्रवाई हाल ही में ईरान पर हुए अमेरिकी हमलों के जवाब में की गई है। IRGC के बयान के मुताबिक हमले में एक लंबी दूरी का रडार सिस्टम और अमेरिका के कई रणनीतिक हवाई रिफ्यूलिंग विमान निशाना बने। ईरानी सेना ने दावा किया है कि रडार सिस्टम पूरी तरह नष्ट हो गया और कई रिफ्यूलिंग विमानों को भी भारी नुकसान पहुंचा।
हालांकि इन दावों की अभी तक किसी स्वतंत्र स्रोत या अमेरिकी अधिकारियों द्वारा पुष्टि नहीं की गई है। साथ ही IRGC ने ऑपरेशन S2 के 10वें से 16वें चरण के किए गए हमलों का फुटेज जारी किया है। ईरानी सेना का कहना है कि हमला बेहद तेज और अचानक किया गया, जिससे अमेरिकी सैन्य ठिकानों को नुकसान पहुंचा। IRGC ने इसे उन अमेरिकी हमलों का जवाब बताया है जिसमें ईरान के नागरिकों के मारे जाने का दावा किया गया था। अपने बयान में IRGC ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य हमलावर को सजा देना था। साथ ही ईरान ने अमेरिका और उन देशों को भी चेतावनी दी जहां अमेरिकी सैन्य ठिकाने मौजूद हैं। ईरानी सेना का कहना है कि यदि ईरान या उसके नागरिक ढांचे पर आगे कोई हमला हुआ तो उसका जवाब पहले से अधिक कड़ा और व्यापक होगा। इसके अलावा ईरान ने यह भी दावा किया कि उसने कुवैत और बहरीन में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों और लॉजिस्टिक केंद्रों को भी ड्रोन हमलों के जरिए निशाना बनाया। हालांकि अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने इन दावों को गलत बताया है। वहीं इजरायली सेना ने एक सक्रिय सैनिक को 5 साल की जेल की सजा सुनाई है। आरोप है कि उसने एक कथित ईरानी एजेंट को मिसाइल इंटरसेप्शन से जुड़े वीडियो भेजे थे और इसके बदले में उसे पैसे मिले। सेना के अनुसार सैनिक ने बाद में खुद अपने अधिकारियों को विदेशी एजेंट से संपर्क की जानकारी दी थी। अदालत ने इसे ध्यान में रखते हुए अभियोजन पक्ष की मांग से कम सजा सुनाई है। दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच हाल के दिनों में तनाव बढ़ता ही दिखाई दे रहा है। इसकी वजह तुर्की को अमेरिकी F-35 फाइटर जेट बेचने की संभावित योजना बताई जा रही है। नेतन्याहू ने इस योजना का खुलकर विरोध किया, जिससे व्हाइट हाउस में नाराजगी पैदा हो गई। नाटो शिखर सम्मेलन से पहले एक इंटरव्यू में नेतन्याहू ने कहा कि तुर्की को F-35 जैसे आधुनिक लड़ाकू विमान देने से मध्य पूर्व में शक्ति संतुलन बिगड़ सकता है। उनका मानना है कि इजरायल की हवाई ताकत क्षेत्र की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और तुर्की को इतनी उन्नत सैन्य क्षमता देना भविष्य में खतरा बन सकता है। नेतन्याहू ने तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोआन की नीतियों पर भी सवाल उठाए और कहा कि तुर्की अमेरिका का आदर्श सहयोगी नहीं है। वहीं ट्रंप प्रशासन तुर्की के साथ संबंध बेहतर करने के संकेत दे चुका है। वहीं अमेरिका ने 2019 में रूस से S-400 प्रणाली खरीदने के बाद तुर्की को F-35 कार्यक्रम से बाहर कर दिया था। रिपोर्टों के अनुसार नेतन्याहू के सार्वजनिक बयानों से ट्रंप नाराज हुए, जिसके चलते दोनों नेताओं की प्रस्तावित बैठक भी तय नहीं हो सकी। खैर, इजरायल और अमेरिका के ये बिगड़ते हुए रिश्तों को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।